Hello everyone, this is Anirudh Walia, and in the last lecture of the chemical kinetics, we were talking about rate of chemical reaction. And in the last of the video, I have given you one practice problem, and I was waiting for your right answers. So first of all, let's see what was the problem. The practice problem, that homework question that I have given you is this one. So I would request to all of you, प्लीज इस क्वेश्चन को अभी भी आप वीडियो को पोस्ट करके ABCD आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया था, कुछ लोगों का करेक्ट आंसर था, कुछ लोगों का रॉन्ग आंसर था। आइए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों देखना, क्या मैं सबसे पहले ऐसी बात करूं, इस एक्सप्रेशन को यहाँ वापस से लिखने जा रहा हूं, log माइनस da/dt इज इक्वल्स टू, देखो log a इंटू बी है ये, सॉरी log a प्लस log b है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं सर कि log a b हो गया? क्या दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूँ log a और b हो गया है ये, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b बाय dt। सर कैसे? ये बात तो अपने को पता होगा, log a इंटू b क्या होगा, log a प्लस log b। ठीक है, a क्या है 2 है, b क्या है dv बाई dt है। ठीक है, बढ़िया। तो अब इस चीज को क्या मैं ऐसा लिख लूं, देखो दोस्तों यहाँ से log को log से हटा देते हैं, log को log से हटा देते हैं और कंसंट्रेशन से 2 को बाहर भी ले लेते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन को बाहर, 2 को कंसंट्रेशन से अपन लोगों ने यहाँ पे बाहर ले लिया है, देखो। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए जो गिवन रिएक्शन है एक्स ए गिव्स वाई बी, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जो आपको लास्ट क्लास में बताया, माइनस 1/x डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू प्लस 1/y डी बी बाई डी टी। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट x और y इस रिएक्शन के जो a से b जा रही है उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और x टू y का ही रेशियो अपनों को बता देना था। ठीक है, अब इस x को उठाकर क्या मैं यहाँ लिख दूं, अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 1 और 2 को दोस्तों कंपेयर करूंगा तो क्या मैं x टू y का रेशियो निकाल पा रहा हूँ 2/1? क्या मैं x बाय y का रेशियो 2/1 निकाल पा रहा हूँ? देख लीजिए एक बार, कंपेयर करने पे बिल्कुल सब चीजें सेम है। यस, हेंस फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द राइट आंसर। इसमें बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं लगानी थी, सिर्फ एक छोटा सा लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना था और सवाल को आंसर करेक्ट बता देना था। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने को क्लियर हो गया होगा। आइए आज के एक नए टॉपिक पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज की जो वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है अपनों के पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट क्लास में आप लोगों ने ये सीख लिया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को किस तरह से लिखा जाता है, वो मैंने लेक्चर 1 में बताया। अब देख रहा हूँ, अब सिखाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। दोस्तों जनरली जो हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा तो सर क्या मैं ऐसी बात कर लूँ, टाइम के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज कर रहा होगा। क्यों सर, इनिशियली कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो आपने लिया होगा रिएक्शन को करवाने के लिए, 1 मोल 2 मोल 4 मोल। समय के साथ जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती जाएगी क्या कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाएगा? हाँ, तो वही चीज लिखी है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज, रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय चलेगा रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रेट क्या करेगा, डिक्रीज होगा। द रीजन इज कंसंट्रेशन कम हो रही है, यानी इनिशियली में रेट ज्यादा निकल कर आता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का और बाद में वो डिक्रीज करता जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने लगती है इनिशियली सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ आपने रिएक्टेंट लिया होगा, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। पहला पॉइंट देखने में दिक्कत नहीं। ओके, ये सेकंड पॉइंट देखना, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये बहुत ही आसान पॉइंट है, अब खुद सोच कर देखना। फिजिक पहला इसमें सब पॉइंट मैंने बनाया है। द वेरी फर्स्ट सब पॉइंट इज फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट, कोई भी रिएक्शन एज पर योर प्रीवियस नॉलेज मुझे आंसर करना, जो अभी तक आप लोग जानते हैं, जितना जानते हैं, कोई भी रिएक्शन गैसियस स्टेट में सबसे तेज होगी या सॉलिड स्टेट में? कोई भी रिएक्शन
जो रेट है उसका वो गैसियस स्टेट में ज़्यादा होगा या सॉलिड स्टेट में ज़्यादा होगा? यदि आपका आंसर भी गैसियस स्टेट है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना यस सर गैसियस स्टेट, तो मुझे मज़ा आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसी बात करूँगा गैसियस स्टेट में रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा देन लिक्विड स्टेट देन सॉलिड स्टेट। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसके पीछे का रीजन क्या रहता है? रीजन आप लिख सकते हैं। रीजन क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम में जो कॉलिजन्स होंगे, इफेक्टिव कॉलिजन्स जो होते हैं वो बढ़िया होते हैं रेदर देन हेट्रोजीनियस सिस्टम। गैसियस फेज में जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। रीजन क्या है? मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, आपस में बहुत ज्यादा कोलाइड करते हैं, कोलिजन की वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ता चला जाता है। ये दोनों पॉइंट देखने में किसी को दिक्कत? आई होप आसान है और आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको समझ में भी बढ़िया से आ रही होंगी। ओके गाइस, इसका बी पॉइंट है, सब पॉइंट जो मैंने बनाया है वो क्या है अपनों के पास? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। सर एक छोटी सी बात, ये पॉइंट अक्सर काफी जगह आपको पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा, इसलिए अभी से यहाँ से दिमाग में सीख कर जाना। जैसे जैसे पार्टिकल साइज छोटा होता चला जाएगा, छोटा होने से पार्टिकल साइज को छोटा करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रिएक्शन की रेट इंक्रीज कर जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है। कैसे? इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। पहला जो छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा वो क्या है? मान लो कि आपने एक टैबलेट ली, एक तो आप टैबलेट को पूरी की पूरी टैबलेट पानी के साथ अंदर ले लो, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस हमारे पास ये है कि उस टैबलेट को मैंने पीस लिया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब सर पाउडर फॉर्म में जब आपने उस टैबलेट को पीस लिया, कन्वर्ट कर लिया, और जब आप उस टैबलेट को लेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव कौन से केस में आएगी? आई होप आपका आंसर अंदर से आ रहा होगा, सर पाउडर्ड फॉर्म में। क्यों भैया? क्योंकि सर पाउडर्ड फॉर्म में पार्टिकल का साइज, मतलब पार्टिकल का साइज तो छोटा हो गया बट सरफेस एरिया बढ़ गया है। सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। कुछ सोच कर देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पार्टिकल साइज छोटा हो गया है, रेट एरिया बढ़ गया है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर गई है? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स इंक्रीज कर जाती हैं। भाई जो जो मान लो पहले एक गोली ये थी, एक टैबलेट थी जो आपको लेनी थी, और अब आपने क्या किया? उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पेट में जाती तो ये टैबलेट पहले ब्रेक डाउन होती, फिर अपना काम दिखाती, जिस भी चीज के लिए आप टैबलेट ले रहे हैं। वहीं दूसरा केस क्या है कि यार अपनों ने पहले इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पेट को इस टैबलेट को ब्रेक डाउन करने में ज्यादा एनर्जी नहीं करनी पड़ेगी, वो तो बस एक एक साइड्स को लेगा और काम करना स्टार्ट। यानी पाउडर्ड फॉर्म में हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा निकल कर आएगा। आई होप ये वाला बात भी आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट, आसान, केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। दिस इज अगेन वेरी वेरी इजी वाला पॉइंट। खुद सोचकर बताना, रिएक्शन की रेट कब ज्यादा होगी? जब रिएक्टेंट के बॉन्ड्स मजबूत हों या मतलब वीक हों? मतलब ऐसा सोचो कि भैया रिएक्टेंट से कन्वर्ट होती है रिएक्शन प्रोडक्ट में। यदि रिएक्टेंट के बॉन्ड्स मजबूत हुए, यदि वो टूटना नहीं चाहेंगे तो रिएक्शन की रेट स्लो होगी या फास्ट होगी? अरे सर टूटना ही नहीं चाह रहे तो रिएक्शन की रेट कहाँ से फास्ट हो सकती है? यानी इफ द मोर बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन, यदि ज्यादा बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे तो सर रिएक्शन की रेट स्लो हो जाएगी। सिमिलरली बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब बॉन्ड एनर्जी। उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए मुझे यदि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है दोस्तों, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। समझ में आ रहा है ना इतना बात? यानी रिएक्शन जिसमें बॉन्ड्स आसानी से टूट जाए उस रिएक्शन की रेट क्या होगी? बहुत ही बढ़िया होगी, उस रिएक्शन की रेट फास्ट होगी। तो क्या मैं केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर पाया हूँ? यदि ज्यादा बॉन्ड्स तोड़ने होंगे तो रिएक्शन की रेट स्लो होगी। सिमिलरली बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी बॉन्ड मजबूत होंगे तो रिएक्शन की रेट उस केस में भी क्या होगी? स्लो होगी। क्लियर है गाइस? आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पे। छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो अपनों को, मतलब क्योंकि आप स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं और बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं आप, तो आपको ये सारा पॉइंट दोस्तों आना ही चाहिए, क्योंकि थ्योरी अपनी बहुत मजबूत होगी तो अपना काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए सर, हमने यहाँ तक की तो बातें कर ली। अब देखो इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं जो मैं आपको लिखवाना चाहूंगा। देखो सबसे पहले एक पॉइंट और आएगा यहाँ पे, थर्ड पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
हालांकि इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम अलग से बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, इसलिए सिर्फ आपको फैक्टर के रूप में लिखवा रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, आगे आएगा इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैसे काम करता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले तो याद रख लेना कि यहाँ पे मैं पहले पॉइंट लिखवा देता हूँ, presence of positive catalyst, presence of positive catalyst lower the activation energy, lower the activation energy and increases the rate of reaction, rate of reaction। सर आपने इस लाइन में दो बड़े बड़े वर्ड लिख दिए, बाउंसर चले गए। अरे नहीं नहीं, कैटलिस्ट भी बताऊंगा और एक्टिवेशन एनर्जी भी बताऊंगा। कैटलिस्ट का काम क्या है सर? कैटलिस्ट हमको बस इतना पता है कि रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यदि जिन बच्चों को पता है तो वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता तो प्लीज ये बात अभी से दिमाग में रख लो। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम सिर्फ इतना सा होता है कि रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यदि रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा, इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। पहली बात ये बात सोच के देखो, यदि कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है तो ये पॉइंट मैंने सही लिखा है, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। सर एक वर्ड और लिखा है लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या है? मान लो, ध्यान से समझना, मान लो एक रिएक्शन थी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। मान लो इस रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, मतलब अपने बॉन्ड्स तोड़ पाए फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, नहीं थी अगले के पास सफिशिएंट एनर्जी। मान लो रिएक्टेंट यहाँ बैठा है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट को एनर्जी सप्लाई करेंगे और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देंगे। रिएक्टेंट को एनर्जी सप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देंगे। बस बस बस, जितनी एनर्जी यहाँ तक आपने एक ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जितना एनर्जी दिया है, जितना एक्स्ट्रा एनर्जी, अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी हमें चाहिए होता है किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के, मतलब किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए या उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या होता है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी आपको देना पड़ रहा है, विच इज नथिंग बट एक्टिवेशन एनर्जी। तो इतना बात आपको समझ में आ रहा है? क्या सर हर रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है? नहीं नहीं, देयर आर सर्टेन रिएक्शन जहां अपने आप रिएक्शन हो जाती है, हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ती, बट स्टिल देयर आर सर्टेन रिएक्शंस जहां अपने आप रिएक्शन नहीं होती है, हम बाहर से एनर्जी को सप्लाई करते हुए रिएक्शन को कैरी आउट करवा रहे होते हैं। क्या अपनों को इतनी सी बात देखने में कोई दिक्कत कि हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी वापस बोलना चाहूंगा, हालांकि इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर ये अलग से पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए अपन इतना नॉलेज जरूर यहाँ से लेके जाएंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए। अरे हाँ हाँ, तो सर ये कैटलिस्ट क्या करता है दोस्तों, इसके बारे में भी खैर आगे बात होगी। ये करता क्या है ना, मान लो कि कोई रिएक्शन को इतनी एनर्जी चाहिए थी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब ये कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, इस ग्राफ को नीचे शिफ्ट करवा देता है। पहले मान लो इतनी एनर्जी चाहिए थी, अब इतनी एनर्जी चाहिए, मान लो ये पहले 5 किलो जूल थी, अब ये कितनी रह गई सर, मान लो यहाँ ये 2 है, ये 7 है, तो सर लेट्स से 4 पे रह गई, तो अब कितनी एनर्जी चाहिए, 2, पहले कितनी चाहिए थी, 5, तो इस एनर्जी को इसने कम कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैसे करता है इसके बारे में आगे चल के चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सब चीजें आपको, सारी नॉलेज आपको धीरे धीरे आती चली जाएगी। बट पहले यहाँ तक बता दीजिए कि ये वाला फैक्टर देखने में किसी को दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर की बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट फैक्टर देखना, फिफ्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सर प्रेशर तो जनरली एक्सर्ट बाय गैसियस रिएक्शंस, या जिन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में गैसेस नजर आए, हाँ, तो बस इसमें बस एक पॉइंट लिख लेना कि प्रेशर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गैसियस रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में सीधा एक पॉइंट लिख लेना, प्रेशर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गैसियस रिएक्शन। एक और चीज, प्लीज आप लोग सब साथ साथ नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको फायदा रहेगा, लेक्चर नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। दिस इज द सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर हो चुका है,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लेक्चर की लिंक मिल जाएगी ताकि आप देख पाए। नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ लाइट में आपने कई बार देखा होगा, जैसे फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है जो ऑर्गेनिक में अपन पढ़ते हैं, तो उन केसेस में भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए लाइट की जरूरत रहती है ताकि रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकें। तो इसके अंदर बस इतनी सी बात लिख लेना, लाइट इज यूजफुल फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या पॉइंट लिख लेंगे, लाइट इज यूजफुल फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये थे अपने के पास इंपॉर्टेंट 6 फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाली बातें अपनों को क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो में अपन लोगों ने क्या जाना, इक्वेशन को सॉल्व किया और फैक्टर जो जो केमिकल रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं उनके बारे में स्टडी कर लिया है। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि सर हमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो पढ़ा दिया क्या आपने। हाँ दोस्तों, बता देता हूँ, सॉलिड स्टेट भी मेरे चैनल पे, वाले के चैनल पे पूरा चैप्टर अपलोडेड है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर लेना, वहां मैंने अपलोड कर रखा है, कमेंट भी पिन कर दूंगा। लिक्विड सॉल्यूशन भी पूरा लेक्चर वाइज पढ़ा रखा है, देख लीजिए आप। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ा दिया है पूरा, एक एक लेक्चर है डिटेल नोट्स के साथ, लेक्चर 1, 2, 3, 4 सब। इसी तरह केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत हो चुकी है, लेक्चर 1 आपने देख लिया होगा, दिस इज द लेक्चर 2। पहले लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना सीखा था। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है लेक्चर, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर लें ताकि आपको ये लेक्चर मिल जाए। क्या क्लियर है दोस्तों अपनों को इतनी बात? तो आइए दोस्तों अगले लेक्चर में मिलेंगे और कुछ और बेहतरीन बातों की बात कर रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, लेक्चर में कुछ चीज ना समझ में आई तो प्लीज कमेंट करके बता देना ताकि लेक्चर नंबर 3 में मैं उस चीज को आपको दोबारा समझा पाऊँ। क्लियर गाइस? वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हर चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, बस आपको ईमानदारी से सुनता जाना है, नोट्स को बनाते जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।